Hello everyone, it's me again and I hope all of you are doing well. तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ और कोशिश कर रहा हूं मैं हिंदी भी उतनी ही यूज कर रहा हूं. आई होप हम एक बैलेंस बना करके चल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में. चलिए हम आगे देखते हैं. अभी तक हम जो अब टॉपिक्स कवर कर रहे थे वो प्रिंसिपली वो जीके और करंट अफेयर्स के टॉपिक थे जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, पॉलिटिक, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल, स्टैट्यूटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड है. सो हमने ये सारे टॉपिक शायद अभी देखे हुए थे पहले. लास्ट हमने जो क्लास देखी थी इन दैट वी हैव कवर्ड सो फार 15 फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन. ये सारे वो एरियाज है जिनसे आमतौर पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एरिया is here. Justice Ranjan Gogoi has been nominated as a member of Rajya Sabha. So that's what we have seen people making noises and this issue became a kind of a one big issue there. But प्लीज कोशिश करना, मैंने पहले भी बताया कि मैं क्लास में ज्यादातर उन इंफॉर्मेशन पे फोकस कर रहा हूं जो अभी आने वाले इन एग्जामिनेशंस में इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में. सो वन इज जस्टिस रंजन गोगोई हैज बीन नॉमिनेटेड टू राज्य सभा. सो दैट्स वन, नॉमिनेटेड टू राज्य सभा. This is nominated member, nominated to Rajya Sabha, and he has become the third Supreme Court judge, third Supreme Court justice to serve as a Rajya Sabha member. And before this Ranjan Gogoi, there was Ranganath Mishra, and as well as Behrul Islam. Behrul Islam, the Supreme Court, former Supreme Court judge, and as well as Ranganath Mishra, the former Supreme Court judge, and as well as he also served as the Chief Justice of India. So, first Chief Justice of India to serve as a member of Rajya Sabha. First former Chief Justice of India to serve as a member of Rajya Sabha. अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा है तो फिर आंसर हो गए हैं रंगनाथ मिश्रा. तो एग्जामिनेशन के लिए क्या याद रखना है? फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट फॉर्मर, फर्स्ट फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, फर्स्ट फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज टू सर्व इन राज्य सभा. फिर आंसर क्या है? दैट इज बेहरुल इस्लाम. बेहरुल इस्लाम, दिस इज वन. और अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो फिर यहां पर है रंगनाथ मिश्रा. रंगनाथ मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा, he also served as रंगनाथ मिश्रा. रंगनाथ मिश्रा 21st Chief Justice of India. 21st Chief Justice of India, रंगनाथ मिश्रा. फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में शायद कहीं पहले देखा था एच जे कन्या. लेटेस्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज शरद अरविंद बोबडे, एस ए बोबडे. और यहाँ पर 21st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्य सभा. लेकिन ये इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्य सभा थे. दे वर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्य सभा. और अभी हमने देखा है दैट्स अ फर्स्ट former Supreme Court judge, first former Supreme Court judge to be nominated as member of Rajya Sabha, nominated as member of Rajya Sabha. अगर नॉमिनेशन की बात करेंगे तो वहां पर फिर जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई फर्स्ट फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज. उसी तरीके से द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ राज्य सभा, अगेन आंसर इज रंजन गोगोई क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑब्वियसली इज अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज. रंगनाथ मिश्रा द 21st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. रंगनाथ मिश्रा जी के बारे में एक और खास बात याद रखेंगे. रंगनाथ मिश्रा ऑल्सो सर्व्ड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ National Human Rights Commission, that is NHRC, National Human Rights Commission. इसके भी पहले चेयरपर्सन यही थे. National Human Rights Commission कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है. National Human Rights Commission is a statutory body, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून से बनाई गई बॉडी है. दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इज एस्टैब्लिश्ड by the Protection of Human Rights Act 1993. So this is NHRC. NHRC established by the Protection of Human Rights Act. The Protection of Human Rights Act. Protection of Human Rights Act 1993. इसमें जो एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन याद रखना है वो ये है. वैसे तो रिसेंटली अभी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं. अगर टाइम होगा तो कुछ पॉइंट उसके भी बता दूंगा, बट तब तक यहाँ पर याद रखेंगे दैट्स जस्टिस रंजन गोगोई. इसके अलावा फिर पॉइंट में क्या याद रखना है वो हमने देखा है. बेहरुल इस्लाम का पॉइंट है, रंगनाथ मिश्रा का पॉइंट है. सो दैट्स वन एरिया फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर सिंपल सी इंफॉर्मेशंस आती हैं. दूसरा, रंजन गोगोई जी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं. तो अगर नॉमिनेटेड मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एग्जामिनेशन के लिए आर्टिकल 80 अगला क्वेश्चन बनता है. आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हेन वी से आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस चीज की बात करता है? ये बात करता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। सो अगला पॉइंट याद रखेंगे, आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट टॉक्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है 12 मेंबर शैल बी नॉमिनेटेड, शैल बी नॉमिनेटेड बाय, नॉमिनेटेड बाय, कौन नॉमिनेट करेगा? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ें तो आर्टिकल 74 ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एडेड एंड एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर काम करेंगे, वो अपनी जो दायित्व है, संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करेंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड है वो हेड इज प्राइम मिनिस्टर। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर शैल बी देयर टू एड इन एडवाइस to President of India to carry out the functions vested by the Constitution in the President of India. Power vested in the President of India shall be exercised by the President of India on the advice of the Union Council of Ministers headed by the Prime Minister. So that's अगर कहीं लिखा है तो जनरली President of India किसकी रिकमेंडेशन पर काम कर रहा है? यहाँ पर Council of Minister, Council of Minister headed by Prime Minister. यहाँ पर 12 shall be nominated by President. कहां से? From among the people having the special knowledge or practical experience in the field of, 4 फील्ड है यहाँ पे, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। ये एक तरीके की जो फील्ड है वो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये एक तरीके से ज्यादा प्रैक्टिस में इंडिकेटिव लिस्ट है। फिर भी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो 4 याद रखेंगे, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एज वेल एज द सोशल सर्विस। जैसे हमने देखा सचिन तेंदुलकर वाज नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। फ्रॉम स्पोर्ट्स लिखा है तो सचिन या ऐसे नाम आ जाता है तो फिर वहां पे कैटेगरी लिखा नहीं है, but from the examination point of view that is the one shall be nominated। तो स्पोर्ट्स कोई कैटेगरी नहीं लिखी है, यहाँ पे क्या है? आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस। जैसे अभी मैरी कॉम है वहां पर, फिलहाल एग्जामिनेशन के लिए याद रखेंगे आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। दिस इज 12 members shall be nominated and maximum 238, maximum 238 from states and union territories, states and union territories elected, maximum 238 from states and union territories elected। ये कैसे हैं? इलेक्टेड है। सो 12 और 238 दैट इज 250। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ है। दिस इज, सो हम बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शन स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शन, इसका मतलब कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है अगर उसकी बात करेंगे तो ये हो गया 12 प्लस मैक्सिमम 238, इट मींस टोटल मैक्सिमम कितना हो सकता है? दैट इज 250 सैंक्शन स्ट्रेंथ। लेकिन अगर एट प्रेजेंट देखेंगे, एट प्रेजेंट व्हाट इज द स्ट्रेंथ? एट प्रेजेंट का मतलब है अगर अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर 12 ये हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे और 233 सीट्स हैं जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आती हैं। तो टोटल कितना हो गया? 245, 250 सैंक्शन स्ट्रेंथ, 245 करंट स्ट्रेंथ। इन 233 में हमने देखा है ये इलेक्टेड है। कहां से इलेक्टेड है? स्टेट से भी है और यूनियन टेरिटरी से है। दूसरा क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से, तो यहां से यूनियन टेरिटरीज में याद रखना सारी यूनियन टेरिटरीज को सीट्स यहां पर नहीं है। उसमें से एक है दिल्ली, एक है जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और एक है पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुदुचेरी। पुदुचेरी की 1 सीट है, दिल्ली की 3 सीट है और जम्मू एंड कश्मीर की 4 सीट्स हैं। सो 4 सीट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, 3 सीट्स फ्रॉम दिल्ली एंड 1 सीट फ्रॉम पुदुचेरी। तो ये क्या हो गई हैं? इलेक्टेड मेंबर्स हैं यूनियन टेरिटरीज से, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। किस यूनियन टेरिटरी की सीट सबसे ज्यादा है? जम्मू एंड कश्मीर, या फिर नंबर आ सकता है जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुदुचेरी। 233 ये कहां से हैं? स्टेट से हैं। स्टेट्स में देखेंगे तो मैक्सिमम किस स्टेट से है? मैक्सिमम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं, 31 सीट्स आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सो दैट्स वन, रिमेंबर, इस अगर नॉमिनेशन की बात आती है वो है। अब अगर हम नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करेंगे तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, non-nominated members have the rights and privileges similar to elected members। जैसे elected members के rights and
प्रिविलेजेस हैं वैसे ही इनके राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं एक्सेप्ट क्या याद रखना है इसमें कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, these members of Rajya Sabha, they do not participate in President of India's election. President of India के इलेक्टोरल कॉलेज में ये नहीं है. President of India's election, President of India के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. So they do not participate in the election of the President of India. आपको याद है कि President of India का इलेक्शन इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टेड MPs and elected MLAs. क्या याद रखना है? इलेक्टेड MPs और इलेक्टेड MLAs. शायद आपको पता था आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इलेक्टेड MPs, इलेक्टेड MLAs. और इलेक्टेड MPs में दोनों है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी. बट खास बात क्या है? इलेक्टेड है, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है. लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना है, इंपीच करना है अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब इंपीचमेंट की बात आती है तो इंपीचमेंट के समय दोनों मेंबर्स, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट, वो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. उसी तरीके से याद रखेंगे जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात आती है या वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात आती है तो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात या वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की बात, तो वहां पर लोग राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं साथ ही साथ इनके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास भी वही पार्टिसिपेटरी प्रिविलेजेस, वही पार्टिसिपेटरी राइट्स है. तो याद रखेंगे एक जगह जहां पर वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ऐसे लिखा रहेगा उसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा do not participate. 1, 2, 3 example: election of President of India, removal, impeachment of President of India, election of the Vice President of India. इस तरीके से. तो यहाँ पर क्या है? election of President of India, इसमें participate नहीं करते. तो एक तो हो गया nominated member का. अब दूसरा है एक as per 10th schedule. As per 10th schedule, एक और पॉइंट याद रखेंगे. As per 10th schedule, disqualification. As per 10th schedule, disqualification of nominated members. Disqualification of nominated members. Disqualification of nominated members if they join any political party. If they join any political party after expiry of 6 months. After expiry of 6 months, अगर ये 6 महीने के बाद अपनी सीट ऑक्यूपाई की, उसके 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन एज पर 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दल बदल विरोधी कानून के जो प्रोविजंस हमने देखे हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की 10वीं अनुसूची में जो लिखा है उसके हिसाब से अगर 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अयोग्य करार हो जाएंगे ये. लेकिन आप एक बात याद रखेंगे, 6 महीने के अंदर अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे. तो पॉइंट ऐसा भी लिखा हो सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ नॉमिनेटेड मेंबर वुड डिस्क्वालीफाई एज पर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अगर वो 6 महीने के अंदर ज्वाइन करते हैं, 6 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं, या फिर कुछ और लिखा हो उसमें कि 3 महीने के अंदर ज्वाइन करते हैं, 3 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं, तो आप याद रखेंगे इफ दे ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months then that will be disqualification will be attracted by a nominated member as per the provision of the 10th schedule of the Constitution of India. So one from this point information point if you remember this information. Along with this there is one name you remember, Rukmini Devi Arundel. रुक्मिणी देवी अरुंडेल नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट रही हैं स्पेशली फॉर द एनिमल वेलफेयर. और जो ज्यादा पॉपुलर है वो इसलिए कि वो बहुत फेमस भरतनाट्यम की डांसर रही हैं, तो वो इसके लिए भी बहुत पॉपुलर है रुक्मिणी देवी अरुंडेल. क्या खास बात है इनकी? फर्स्ट वुमन मेंबर टू बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा. फर्स्ट वुमन मेंबर टू बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा. राज्यसभा में पहली महिला मेंबर सदस्य के रूप में जो नॉमिनेट हुई हैं वो है रुक्मिणी देवी अरुंडेल. एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिश में एक अहम योगदान था रुक्मिणी देवी अरुंडेल का. सो एनिमल लाइफ, वाइल्ड लाइफ इनके कंजर्वेशन के लिए भी काफी रोल प्ले किया है इन्होंने, रुक्मिणी देवी अरुंडेल. तो एक तो नाम याद रखेंगे, विच डांस ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, these options may be given. So the correct answer will be Bharatnatyam. That's one. From the
Ranjan Gogoi related information. If the question comes, we have dealt with some of the questions over there, right? Now we'll go back. So that one point I have told you. See this, I have already told you. पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ. Informations पढ़ने के लिए, पढ़ने का मतलब है कि एग्जामिनेशन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके. दूसरा, एक इंफॉर्मेशन को हम दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंफॉर्मेशन कुछ रिटेन हो सके हमें. अदरवाइज याद रखना, जब एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ोगे तो इंफॉर्मेशन याद रखना, एक नाम दूसरे नाम से मिल जाना, फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है. तो उस वजह से याद रखेंगे दैट शायद इससे थोड़ा बेटर हो. यू मे बी फाइंडिंग योरसेल्फ लिटिल इन अ बेटर सिचुएशन टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विल ट्राई एंड डील विद दोज एरियाज, द एरियाज व्हिच आर हैविंग मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, राइट? सो नेक्स्ट इज Justice Ranjana Prakash Desai, Justice Ranjana Desai to head the commission for delimitation of parliamentary constituencies of Jammu and Kashmir as well as the northeastern states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland. So first of all, remember the point from the examination point of view is what? क्या याद रखना है? सबसे पहले तो याद रखेंगे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई. वो उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं. वीमेन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, फातिमा बीबी से लेकर के इंदिरा बैनर्जी, ये हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो वो एक आप याद रिकॉल करेंगे, दोबारा देखो उनको, हमने जो क्लास में पढ़ा हुआ है. तो एक तो किससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया? वीमेन जजेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया. क्लास में मैंने आपको सारे वीमेन जजेस के नाम लिखाए हुए हैं. सो वन रिमेंबर दैट्स अ वीमेन जजेस. नंबर 2 क्या याद रखना है इसमें? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, चेयरपर्सन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन. तो इसमें डिलिमिटेशन कमीशन की बात आती है. डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन. अब अगर हम डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो ये क्या कर रहा है? ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका डिलिमिटेशन, इसका मतलब है एक पुनर्सीमन, ये है कि कितना एरिया आएगा, कहां के एरियाज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंक्लूड होंगे. तो जब हम डिलिमिटेशन कमीशन को बोलते हैं तो इसको ऑल्सो कॉल्ड एज बाउंड्री कमीशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाउंड्री कमीशन. इसी को बोलते हैं बाउंड्री कमीशन. ये क्या कर रहा है? ये परिसीमन का काम कर रहा है. ये तय कर रहा है कि किस बाउंड्री के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी समझी जाएगी, या किस पर्टिकुलर स्टेट को कितनी सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, अलोकेट की जाएंगी, और किस बेसिस पर की जाएंगी. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. तो इसमें एक तो डिलिमिटेशन कमीशन कैसी बॉडी है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. एग्जामिनेशन के लिए याद रखेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी. आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि बाय लॉ वो ऐसी अथॉरिटी बना सकता है जो अथॉरिटी ये रीएडजस्टमेंट का काम कर सकता है. तो ये जो सीट और कॉन्स्टिट्यूएंसी का रीएडजस्टमेंट है, द सीट्स एंड टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट, ये टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट होना है. सीट्स और टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट of constituency of particular number of seats allocated to the particular state. ये जो seats and territorial readjustment है, इसकी power enabled by constitution ने enable किया है, enabled by constitution under article 82 of the constitution for Lok Sabha and under article 170 for state legislative assembly, that is राज्य विधान सभा. So राज्य की विधान सभा के लिए और फिर लोक सभा के लिए, that is house of people and as well as the state legislative assembly. तो constitution में provision है कि कौन करेगा as decided by an authority, that authority is provided by parliament by law. So for this purpose parliament by law, parliament कानून बना करके parliament by law may provide for an authority, parliament by law may provide for an authority. तो पार्लियामेंट किसी एक ऐसी अथॉरिटी को बना सकती है जिसको ये पावर दी जाएगी, जिसका ये काम होगा, जिसको ये काम दिया जाएगा. और पार्लियामेंट ने लॉ बनाया. लॉ बनाने के बाद में पार्लियामेंट ने क्या किया है? तो डिलिमिटेशन कमीशन के लिए डिलिमिटेशन एक्ट बना है. तो डिलिमिटेशन कमीशन 4 कमीशंस बने हैं. डिलिमिटेशन कमीशन वन इज एज पर एक्ट ऑफ 1952
as per Act of 1962, as per Act of 1972 and as per Act of 2002। देखो खास बात क्या है, बीच के साल क्यों मिस हो गए हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा था कि ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं और इन सीट्स का जो साइज होगा, इनको रीएडजस्ट किया जाएगा आफ्टर the data for a particular census will be published, the census that will be conducted after every 10 years। हर 10 साल के बाद जो सेंसस जनगणना की जाएगी उसका जो डेटा पब्लिश किया जाएगा, उस डेटा के आधार पर ये जो सीट्स होंगी उनका रीएडजस्टमेंट किया जाएगा। कौन करेगा? एक ऐसी अथॉरिटी करेगी जिसे पार्लियामेंट बाय लॉ क्रिएट करेगी। तो जब पहला सेंसस हुआ 1951 का, उसके बेसिस पर जब रीएडजस्टमेंट करेंगे तो उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन आया एज पर द एक्ट ऑफ 1952 विद इफेक्ट फ्रॉम 1952। सो 1952 में, क्योंकि यहां पर विद इफेक्ट फ्रॉम 1963, यहां पर विद इफेक्ट फ्रॉम 1973, यहां पर विद इफेक्ट फ्रॉम 2002, ये ऐसे लिखा रहता है कानून कब से लागू हुआ, कब से इसे इफेक्ट में लाए हैं। इसलिए कई जगह ऐसे 62 की जगह 63 भी लिखा होगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो पॉइंट्स वही हैं एग्जैक्टली। ये है 52, 62, 72, 2002 एक्ट्स, लेकिन कब से लागू हुए? WEF जब भी लिखता हूं क्लास में, जिसका मतलब आप याद रखेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से लागू होना। जैसे कई बार लॉ पास हो जाता है लेकिन वो लागू उस दिन से होता है जिस दिन उसे गैजेट में पब्लिश किया जाता है कि आज इस नोटिफाई किया जाता है कि आज से ये लागू होगा, कल से ये लागू होगा, या फिर उस लॉ में ही लिखा हुआ है या वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ही लिखा हुआ है, तो वो उसके हिसाब से फिर ये कानून ये इफेक्टिव होता है, लागू होता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार, मैं क्या बात कर रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में ही लिखा था कि जो रीएडजस्टमेंट है वो हर 10 साल के बाद जो भी जनगणना होगी उसका जो डेटा पब्लिश होगा उसके बेसिस पर होगा। तो फिर 52, 62, 72 हमने देखा। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसने क्या किया? इसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिख दिया कि ये जो हर 10 साल के बाद जो सीट का अलोकेशन है जो स्टेट्स को हो रहा है, इसमें जो सीट्स जो स्टेट्स को मिली हुई, जैसे लोकसभा की सीट्स है, जिन स्टेट्स को जितनी सीट अलोकेटेड है, इनको फ्रीज कर दिया जाएगा। इनको फ्रीज कर दिया जाएगा जब तक कि 2000 के बाद की कोई पहली सेंसस का डेटा पब्लिश नहीं होता है। तो इसने क्या कर दिया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसने क्या कर दिया? इसने लिख दिया कि टिल और until the data of first census after 2000 is published। 2000 के बाद की जो सेंसस होगी उसका जो डेटा पब्लिश किया जाएगा, तब तक until then 1971 to be 1971 census और population figure, 1971 population figure to be considered as a basis for the allocation of seats। So allocation seats के लिए किसको हम मानेंगे? 1971 को, जब तक कि 2000 के बाद की सेंसस का पहला डेटा पब्लिश नहीं होता है। 42वें संविधान संशोधन 1976। लेकिन बाद में इसको चेंज करके 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया कि ये जो 2000 था, इस 2000 की जगह यहां पर लिख दिया 2026। और जब तक 2026 के बाद की पहली सेंसस का डेटा पब्लिश नहीं होता है, तब तक जो रेफरेंस होगा वो रेफरेंस क्या होगा? 1971। तो 1971 वही चलता रहा, लेकिन 1971 की जगह अब लिख दिया कि 2000 की जगह क्या हो गया? 2026। तो एक तरीके से अब कब तक फ्रीज हो गई है? ये फ्रीज हो गया है टिल 2026। एक्चुअल में देखा जाए तो 2026 तक फ्रीज नहीं है, इसमें लिखा है कि 2026 के बाद जो भी पहली सेंसस होगी उसका जब डेटा पब्लिश किया जाएगा तो इस डेटा के पब्लिश होने तक जो लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा? 1971। एग्जांपल के लिए अगर 2000, क्योंकि हर 10 साल में सेंसस होती है, पहली जो अनसिंक्रोनाइज सेंसस थी वो 1872 में की गई, राइट? दिस इज फर्स्ट अनसिंक्रोनाइज सेंसस ऑफ इंडिया, 1872, पहली फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस ऑफ इंडिया। अगर पहली सिंक्रोनाइज सेंसस देखें तो 1871
1981 और तब से हर 10 साल में हो रही है। लास्ट सेंसस लेट्स रिमेंबर 2011 हमने देखी थी। अब 2021 की जो सेंसस है तो उसके लिए जो भी एक्सरसाइज अब कोविड की वजह से क्या डिले है क्या है तो लेट्स रिमेंबर फिर 2031। तो अगर मान के चले अगर ऐसा ही चलता है तो शायद सेंसस होगी 2031 में और 2031 के बाद का जो डेटा आएगा उसके बेसिस पर तब तक अगर बदलाव नहीं किया जाता है पर पूरे चांसेस है कि शायद इसे बदल करके इस लिमिट को आगे बढ़ा दिया जाए या नहीं भी बढ़ाया जाए, वो डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट इस बारे में क्या सोचती है। पर तब तक अभी हम याद रखेंगे ये क्या है, कब तक फ्रीज हो गया 2026। तो क्वेश्चन जो भी आए 1872 फर्स्ट अनसिंक्रोनाइज्ड सेंसस ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस ऑफ इंडिया 1881, फ्रीजिंग लिमिट 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसने कर दिया 2000, इसने 2000 को बदल के कर दिया 2026। दैट्स वन रिमेंबर। अब एग्जामिनेशन के लिए अगला पॉइंट क्या याद रखो आप लोग, तब तक शॉर्ट में लिखा देता हूं कि अगर हम इंट्रा स्टेट सीट्स एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट एक ही स्टेट के अंदर, जैसे यूपी है तो यूपी की सीट की जो यूपी को जितनी सीट्स हैं वो यूपी की सीट्स और एमपी की सीट्स, जब इनका रेशियो हम बात करेंगे यूपी और एमपी को कंपेयर करेंगे तो उसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट। इसका मतलब है एग्जांपल दिस इज बिटवीन स्टेट्स। जब हम बिटवीन स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं इंटर स्टेट, और जब विद इन द स्टेट उसी स्टेट के अंदर की बात कर रहे हैं तब हम बोल रहे हैं इंट्रा स्टेट। तो आप याद रखना इंटर स्टेट सीट एलोकेशन, अगर इसको देखेंगे तो इसके लिए पॉपुलेशन को क्या ले रहे हैं 1971, क्या बेसिस लिया गया है तो यहां पर बेसिस है 1971, लेकिन एक स्टेट के अंदर सीट की एडजस्टमेंट उसका बेसिस यहां पर क्या है 2001 इज द बेसिस फॉर द इंट्रा स्टेट सीट एडजस्टमेंट। उसी तरीके से अगर SC ST जो सीट्स हैं reservation of scheduled caste and scheduled tribe seats, reservation of scheduled caste and scheduled tribe seats as per article 330 and 331, 330 लोकसभा के लिए है जो सीट्स रिजर्व होंगी और 331 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के लिए जो सीट्स रिजर्व होंगी फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ये सीट किसके अनुपात में रिजर्व होंगी, जनसंख्या के अनुपात में, पॉपुलेशन के रेशियो में, और वो पॉपुलेशन कौन सी पॉपुलेशन होगी, वो पॉपुलेशन होगी 2001 की। सो व्हाट द पॉइंट इज ओवर हियर, प्लीज रिमेंबर कि अगर हम इंटर स्टेट बात करेंगे, एक स्टेट और दूसरे स्टेट यानी यूपी की कितनी सीट्स हैं, एमपी की कितनी सीट्स हैं, तो अगर उनकी बात करेंगे तो वो कौन सा है 1971। एक स्टेट के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज होगा, कौन सा एरिया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन सा एरिया उसमें, जो हम बात करें कि कितनी सीट्स हैं, एक स्टेट दूसरे स्टेट की कंपैरेटिव सीट वो फिक्स हो गई है वो 71 के हिसाब से, लेकिन उसके अंदर जो साइज की बात करें वो किसके बेसिस पर 2001, और कितनी सीट्स शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन लोगों के लिए रिजर्व होंगी, उनके लिए जो पॉपुलेशन का फिगर लिया जा रहा है वो क्या है, कौन सा होगा 2001। तो तीन चीजें याद रखेंगे इसमें 1971, 2001 और 2026। लेकिन 2026 एक फिगर याद रखना, हालांकि पॉइंट मैंने आपको बताया है कि पहली सेंसस जो भी 2026 के बाद कंडक्ट की जाएगी उसका डेटा पब्लिश किया जाएगा, तब तक 1971 की पॉपुलेशन को पॉपुलेशन एज अ रेफरेंस लिया जाएगा जब सीट का एडजस्टमेंट किया जाएगा, सीट का बंटवारा किया जाएगा कि यूपी को कितनी सीट मिलेगी, एमपी को कितनी सीट है, राजस्थान की कितनी सीट है, तो वो जो होंगी वो उसके लिए 1971 को दिया जाएगा। तो एक तो ये हो गया उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, दोनों याद रखना 42nd एंड 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये हो गया हमारा विद रिस्पेक्ट टू डिलिमिटेशन कमीशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब डिलिमिटेशन कमीशन हमने देखा 4 बार, 1952, 1962, 1972 और फिर सीधा हमने देखा है दैट इज 2002। अब जो 2002 का जो कमीशन था तो डिलिमिटेशन एक्ट 2002, ये जो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 है, अंडर दिस जब कमीशन बना, अंडर दिस जो कमीशन था इनिशियली, कमीशन जो आया डिलिमिटेशन कमीशन, तो ये डिलिमिटेशन कमीशन वाज हेडेड बाय whom? It was headed by कुलदीप सिंह। तो नाम याद रखेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन जो 2002 के कानून के तहत बना, उसके हेड कौन थे, उसके हेड थे जस्टिस कुलदीप सिंह, द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज,
जस्टिस कुलदीप सिंह, ये थे चेयरपर्सन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन 2002। और अब हमने देखा है डिलिमिटेशन कमीशन 2002 के तहत एक नया डिलिमिटेशन कमीशन बना है, जिसको दो जगह से पावर आ रही है, यहां से भी और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो वहां पर डिलिमिटेशन एक्ट और प्लस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दोनों से पावर आ रही है। तो अब जो डिलिमिटेशन कमीशन दोबारा हमने देखा है, इसकी हेड कौन है? इसकी हेड है रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। तो सिंपल सा पॉइंट याद रखेंगे, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। अब याद रखेंगे, वो नाम याद रखना है जहां पर डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर एंड नागालैंड, इनकी जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन based on census 2001। कौन सी सेंसस को इसमें रेफरेंस ले रहे हैं? सेंसस 2001। लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, यहां पर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मींस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन, इसकी जो बात कर रहे हैं, तो इसमें डिलिमिटेशन में दैट इज द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011 सेंसस डेटा। यहां पर 2011 सेंसस डेटा ये किसके हिसाब से है? दिस इज डेटा एज पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस कानून के तहत उसमें लिखा था कि इस जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनका डिलिमिटेशन, और उसके लिए डिलिमिटेशन के लिए बेसिस क्या है? 2011। तो प्लीज रिमेंबर दैट्स अ डिलिमिटेशन कमीशन, एंड डिलिमिटेशन कमीशन हेडेड बाय whom? दैट्स जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई।